हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। पिछले 3 दिन द हिंदू एनालिसिस आपका नहीं हुआ है, तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप लोग बहुत लंबे समय तक पढ़ाई करते हो और आप थोड़ा सा उससे ब्रेक लेते हो, ऐसे ही बहुत लंबे समय तक काम करते करते मैंने भी 3 दिन का ब्रेक लिया था, बट कहीं गया था घूमने के लिए। अब वापस आ चुका हूं और आपके जो 3 दिन के सेशन मिस हुए हैं, डोंट वरी, जो भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट रहे हुए हैं वो इस पूरे वीक में हम कवर करेंगे। जैसे कि आज एक आर्टिकल पिछले 3 दिन का एक इंपॉर्टेंट था, हैप्पीनेस रिपोर्ट वाला, वो हमने कवर किया है। ऐसे ही आगे भी दिनों में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए थे वो कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के हिंदू डिस्कशन को। उससे पहले अगर आप लोग क्लैट यूजी 2024 की तैयारी कर रहे हैं एंड लुकिंग फॉर अ कोचिंग जो आपके लिए अफोर्डेबल भी हो प्लस बेस्ट क्वालिटी कंटेंट भी हो, तो क्लैट 2024 के लिए हमारा एवेंजर बैच शुरू हो चुका है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, आपके घर पे 7 बुक्स, मॉक टेस्ट, पर्सनल मेंटरशिप, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इट। ये नया बैच जो है अब 11 अप्रैल से शुरू होगा। आप चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनको दिसंबर 2024 में पेपर देना है, उनके लिए विजेता बैच विद ऑल दीज फीचर्स, और 2 साल की ये फीस है, ओनली 32,999 रिवॉल्यूशन है क्लैट के प्रिपरेशन में। और सिर्फ बुक्स एंड मॉक्स चाहते हो तो आप हमारा मैजिक बॉक्स ले सकते हो। क्लैट पॉइंट और भी कोर्सेज ऑफर करता है, जैसे कि क्लैट पीजी, एनएल सेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी। अगर आपके कोई भी जान पहचान में इनकी तैयारी कर रहा है या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। किसी भी कोर्स की डेमो क्लासेस के लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, वहां पर डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे एंड शुरू करते हैं। सबसे पहला देखो एक आर्टिकल है, अभी काफी समय से न्यूज में चल रहा है, जिसके नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले कौन रिलीज करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स? तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इन्होंने रिलीज किया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। 2012 से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो रिलीज एनुअली करी जाती है ऑन मार्च 20th एज द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेशन कब होता है? मार्च 20th को, और उसी दिन ये रिपोर्ट आती है। इसके ऊपर एक एडिटोरियल आया था 2 से 3 दिन पहले हिंदू में, तो वही चीज आज मैं यहाँ पे लेके कवर कर रहा हूँ। थोड़ा सा समझते हैं। ये जो रिपोर्ट है ये करीबन 150 कंट्री को रैंक करती है वर्ल्ड के अंदर। इस बार इन्होंने 136 कंट्री को रैंक किया है। ओवरऑल मतलब एक जनरल आंकड़ा है कि 150 कंट्रीज को ये रैंक करती है, बट इस बार इन्होंने जो रैंक किया है वो आपका 136 कंट्रीज को किया है, ठीक है। क्या 6 फैक्टर्स रखे जाते हैं ध्यान में इस रिपोर्ट को बनाने से पहले? देखो क्लैट का जो अब पैटर्न हो गया है उसमें आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और बहुत डिटेल में माइन्यूट इंफॉर्मेशन पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। 6 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सोशल सपोर्ट, ठीक है। फिर है सेकंड इनकम, थर्ड है हेल्थ, चौथा है फ्रीडम, पांचवा है जेनरोसिटी, एंड लास्ट में है एब्सेंस ऑफ करप्शन, ठीक है। प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखें तो लास्ट में जो टॉप 20 कंट्रीज रहती थी वो लगभग हर बार सेम रहती थी, लेकिन इस बार एक नई कंट्री ने एंट्री करी है। इस कंट्री का नाम है लुथानिया एट द 20th स्पॉट। टॉप पे कौन है तो उस पे आते हैं। उससे पहले अफगानिस्तान जो है वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड की लास्ट रैंक कंट्री आई है, अनहैप्पीएस्ट नेशन है। उसके बाद लेबनान, सीरिया लियोन, जिम्बाब्वे एंड रेस्पेक्टिवली। भारत की रैंक आई है 126 136 कंट्रीज में से, जो कि बिल्कुल भी अच्छी रिपोर्ट के अनुसार नहीं है। मतलब टोटल 136 कंट्रीज हैं, उसमें से हम 126 कैटेगरी पे बिलोंग किए हैं, 126 रैंक पे बिलोंग किए हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे देश के लिए। इसके बाद इस पे हम आएंगे, थोड़ा सा टॉप कंट्रीज के बारे में देख लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे जो है ना वो वाला स्लाइड मिस हो गया है, बट इसमें टॉप कंट्रीज जो आपकी रही हैं वो डेनमार्क रही है आई थिंक, ठीक है। कौन रही है नंबर 1 पे? डेनमार्क रही है। और सेकंड नंबर पे आपकी आइसलैंड है, जो टॉप 3 हमेशा से रहती हैं। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ क्योंकि वो स्लाइड यहाँ पे मिस हो गई, ठीक है। 1 सेकंड दे दो आप मुझे, मैं आपको बताता हूँ। वैसे देखो अगर इंडिया की हम बात करें ना, थोड़ा सा पहले इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है ना पहले पिछले साल भी इसी रैंक पे थी और इस बार भी इस रैंक पे है, जो कि इंडिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप ये समझो कि 2022 के अंदर हमारी 136 पोजीशन थी,
आउट ऑफ 146 कंट्रीज, ठीक है। और इस बार आपकी रैंक आई है 126 आउट ऑफ 136 कंट्रीज, मतलब पीछे से 10 पिछली बार पे भी थे और इस बार भी हम पीछे से 10 पे ही हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब 6 फैक्टर्स भी ध्यान रखना कि किसके बेसिस पे ये लोग ये करते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक। टॉप पे देखो आई है कौन सी, फिनलैंड आई है, और ये लगातार 6th टाइम है जब फिनलैंड टॉप करी है, ठीक है। इसके बाद डेनमार्क सेकंड पे, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था, और थर्ड पे है आइसलैंड। ये 6th बार नंबर 1 पे है, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे है आइसलैंड। आपको ऐसे सारे कंट्रीज का याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लास्ट कौन है, भारत का क्या है, ये सब थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा तो इसमें कुछ है नहीं। इन 2012, अब ये क्या है, यूनाइटेड नेशन SDSN जो ये रैंक लॉन्च करती है, तो यूनाइटेड नेशन SDSN जो है ये 2012 में लॉन्च हुई थी अंडर द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि ये बॉडी किसके अंदर में है, तो भी आपको पता होना चाहिए, वो भी हमने बता दिया है। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा। भारत की रैंक आई है 126 आउट ऑफ 136 कंट्रीज, लास्ट टाइम हमारी 136 थी आउट ऑफ 146 कंट्रीज। इसके अलावा और भी चीज क्या है, लास्ट में कौन आया है, तो लास्ट में आपका आया है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान क्यों आया है, बहुत ही सिंपल सी बात है, वहां पे जो है आपकी तालिबान शासन कर रही है, उसके बाद वहां पे कितनी हालत खराब है हम सभी को पता है। टॉप पे कौन आया है, मैंने वो भी बताया, फिनलैंड। और सेकंड नंबर पे कौन आया है आपका, डेनमार्क। थर्ड पे कौन है, आइसलैंड, ठीक है। भारत जो है अपने पड़ोसी देशों से भी बहुत पीछे है। पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया। आप ये सोचो, एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे कि नेपाल हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये अगर इसमें चाइना को हटा दो तो इकोनॉमी वाइज तो ये बाकी सारी कंट्रीज हमसे कितना अच्छा कर रही हैं, लेकिन मतलब कितना खराब कर रही हैं, लेकिन हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार आप अगर इनको देखोगे तो आपको देखने को मिल रहा है ये हमसे ऊपर है। तो इससे ये चीज समझ में आती है कि भारत में और चीजों पे कितनी दिक्कत है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, कोई डाउट है इसमें किसी को, नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसमें ना देखो एक चीज और कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, मैं बता देता हूं। मैंने बोला है ना 126, तो ये 126 स्पॉट है और रैंक 125 है, ठीक है। देखो जब रैंकिंग आप करोगे ना तो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ होगा, तो 126 स्पॉट है और 125th रैंक इंडिया की, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद अगले आर्टिकल के ऊपर देखो, अगला आर्टिकल जो है ना वो चाइना के एक बढ़ते हुए कदम के ऊपर है, जो चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में किया है। क्या किया है इस पे मैं आऊंगा, उससे पहले आपको एक टर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले एक्सप्लेन भी किया था एडिटोरियल कि चाइना इंडिया के बॉर्डर पे अभी कुछ कुछ चीजें हो रही हैं। काफी सारे हमारे जो पॉइंट्स थे जिस पे डिस्प्यूट था वो रिजॉल्व हो चुका है। काफी सारे जो मतलब जहां जहां पे बॉर्डर पे प्रॉब्लम्स थी वहां पे कुछ पॉइंट्स पे मैटर रह गया है। बट अभी एक तरफ ये लग रहा था कि चाइना जो है भारत के साथ रिलेशन अच्छे करने की कोशिश कर रहा है, बट अचानक से चाइना ने अभी हरकत कर डाली। क्या किया है, चाइना ने एक हरकत ये करी है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर काफी सारी जगहों के नाम चेंज कर दिए हैं। कहा है कि ऑफिशियली हम इनके नाम चेंज कर दें। देखो अरुणाचल प्रदेश जो है ना वो भारत का अभिन्न पार्ट है, लेकिन चाइना जो है ना इसके ऊपर समय समय पे क्लेम करता रहता है। ऐसी पहली बार नहीं हुआ है कि चाइना ने ये चीज करी है। चाइना ने ना ये काम पहले भी कर रखा है, एक बार 2017 में और एक बार 2021 के अंदर। और ऐसा क्यों किया था, 2017 के अंदर दलाई लामा ने अरुणाचल प्रदेश की विजिट करी थी। चाइना इस चीज से खुश नहीं हुआ था और उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगहों का नाम बदल दिया था भारत को परेशान करने के लिए, भारत के ऊपर एग्रेशन दिखाने के लिए। 2021 में भी चाइना ने यही चीज करी थी, जब इंडिया ने जो है इनको कुछ इंडिया ने जो इनके जो बॉर्डर पे चीजें हो रही थी उस अगेंस्ट में कुछ आवाज उठाई थी। तो 2021 में भी इन्होंने एग्रेशन दिखाने के लिए अरुणाचल प्रदेश की काफी सारी जगहों के नाम चेंज कर दिए थे। फिर अगर हम बात करें 2021 की, 2021 में भी इन्होंने ये चीज किया था, मैंने बताया था आपको क्या किया था। एक ये लैंड एंड स्टेट बॉर्डर लॉ लेके आए थे, ठीक है।
लैंड एंड स्टेट बॉर्डर लॉ के अंदर चाइना ने ये किया था कि भाई चाइना जिस जिस कंट्री के टेरिटरीज पे अपना मतलब हक समझता है या चाइना समझता है कि वो उनका पार्ट है और अभी किसी कंट्री ने उसको ले रखा है, तो चाइना जब चाहे तब उसको अपने में मिला सकता है। मतलब फर्जी एक लॉ लिया है तंग करने के लिए, और उसके चलते हुए इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के काफी सारे नाम बदल दिए थे। आपको याद होगा कि मैंने जब आपको पूरा मैटर बताया था, हमने इंडो चाइना वॉर जो 1962 है उसकी पूरी डिटेल समझी हुई है, आपको मैंने पूरी कहानी बताई हुई है। लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी कि चाइना ना सिर्फ इंडिया के साथ इस तरीके का रिलेशन नहीं बना रहा है, चाइना के ताइवान के साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हम देख रहे हैं, और भी जो उनके पड़ोसी राज्य हैं हर किसी के साथ वो अग्रेशन दिखाता है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट ही कहते हैं कि चाइना की यही पॉलिसी है कि वो भाई एग्रेशन के साथ अपने आप को बढ़ाना चाहता है और वो सारी कंट्री को डोमिनेट करना चाहता है। कुछ ये कहते हैं कि चाइना ने अभी ये जो नाम चेंज किए, अभी चाइना ने क्या किया है, अरुणाचल प्रदेश के 11 प्लेसेस का नाम चेंज कर दिया है, जिसको चाइना साउथ तिब्बत कहता है या जेंगनान कहता है, जो कि भारत का अभिन्न पार्ट है लेकिन चाइना अपना कहता है। तो ये ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे ना एक्सपर्ट्स के अनुसार 2 रीजंस लग रहे हैं। पहला तो देखो ये है कि अभी G20 का एक मीट हुआ था, वो आपका ईटानगर में हुआ था जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, चाइना ने वो अटेंड भी नहीं किया था, तो चाइना जो है इससे खुश नहीं है। दूसरा ये बताया जा रहा है कि बॉर्डर के जो मसले चल रहे हैं उसकी वजह से ये हरकत करी है, लेकिन ये समझ से परे है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा कि जब G20 की मीट हुई थी तो दोनों ही कंट्रीज के जो मिनिस्टर्स थे, फॉरेन मिनिस्टर्स थे, वो मिले थे, तो दोनों ही कंट्रीज की तरफ से स्टेटमेंट्स आई थी, तो वो काफी पॉजिटिव आई थी, हमने एडिटोरियल भी डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे ना ये चीज लग नहीं रही है, ठीक है, तो ये वाली बात है। मुझे आप 1 मिनट दीजिए, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रही है, इसको सही कर दूं। ठीक है, यहां पे देखो ना एक कंफ्यूजन था मुझे, मैं उसको भी सही कर देता हूं। ये 125th रैंक नहीं है यार, इंडिया की रैंक ही 126th है, ठीक है, आपका आंसर 126 ही है। मतलब मैंने बोला था ना 125th स्पॉट, 126th रैंक ऐसा, बट ये नहीं है, इंडिया की रैंक जो है ना वो 126th है। एक्चुअली मैं कंफ्यूज क्यों हुआ, आज ना मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था 2-3 जगहों से, क्योंकि अभी मैं 3 दिन से तो मैंने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं था, तो एक न्यूज़पेपर जहाँ पढ़ा ना वहाँ पे 125th लिखा हुआ था और एक जगह पे 126 लिखा था, तो वो मुझे कन्फ्यूज़न हुआ। फिर जब मैं अभी बोल रहा था तो मुझे कन्फ्यूज़न हुआ, फिर मैंने अभी क्या किया कि 2-3 जगहों पे देखा, तो अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इट्स 126। तो आप लोग भी इसको ध्यान रखिएगा, इंडिया की रैंक 126 है, आप लोग गलत ना कर लें, इसलिए मैंने इसको अभी फिर से चेक करके आपको बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ आज के द हिंदू से न्यूज़पेपर से कुछ न्यूज़ देखते हैं। इंडिया एजेंसीज गेट्स गियर फ्रॉम पेगासस राइवल। चलो मुझे ये बताओ, ये कौन सी कंपनी थी पेगासस बनाने वाली इजराइल की? NSO, क्या नाम था उसका? NSO। पेगासस क्या है? एक स्पाईवेयर है, इसके बारे में तो आपने काफी सुना होगा। स्पाईवेयर क्या होता है? जासूसी के काम में आता है। नॉर्मली हम क्या समझते हैं कि आपके पास कोई लिंक आया, आपने उस पर क्लिक किया, आपका मोबाइल हैक हो गया। जिनको नहीं पता है पेगासस की कहानी में समझा देता हूं। पेगासस ना इजराइल की एक फर्म है NSO, वो विभिन्न कंट्रीज के गवर्नमेंट को वो सॉफ्टवेयर देती है जिसका नाम है पेगासस। पेगासस क्या करता है कि आपके फोन पे मिस कॉल भी आया ना, आपका पूरा फोन हैक हो गया, आपके फोन का जो माइक है वो सामने वाले के लिए काम करेगा, सब कुछ सुनाई देगा, आपके फोन का कैमरा है वो सब कुछ सुनाई देगा। एक वॉशिंगटन पोस्ट या कोई न्यूज़पेपर था यूनाइटेड स्टेट्स का, उन्होंने ना रिपोर्ट सामने रख दी थी कि पेगासस का यूज किस किस कंट्री ने किया है और किस किस के लिए किया है। उस रिपोर्ट के अंदर ये आया कि इंडियन सरकार ने भी सॉफ्टवेयर को यूज किया है, और किस किस के लिए किया है, राहुल गांधी का नाम भी था, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट थे जो उस समय की सरकार के अगेंस्ट में थे उनका था, कुछ सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस का भी नाम था। ऑल्दो ये पूरा मैटर पेंडिंग रहा, बाद में कोर्ट से भी ग्रीन झंडी मिल गई सरकार को, लेकिन ये मामला था, सबूत नहीं थे, सारी चीजें थी। तो अभी क्या हुआ है, ऐसा एक आरोप लग रहा है कि भारत की डिफेंस एजेंसी एक और इसी तरीके का सॉफ्टवेयर ले रही है इजराइल की उस फर्म से, ठीक है। अब एक और आर्टिकल है NPCI's न्यू सर्कुलर ऑन लेवी चार्जेस। देखो अभी कुछ दिन पहले एक अफवाह उड़ी थी कि यार UPI पेमेंट पे चार्जेस लगेंगे, 2000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन होगा चार्जेस लगेंगे। हम सब डर गए थे यार, क्योंकि आफ्टर डिजिटलाइजेशन और नोटबंदी हम तो हर चीज में UPI करते हैं, 2 रुपए का सामान खरीदते हैं उसमें भी, 10 रुपए का खरीदते हैं उसमें भी, और 15,000 का खरीदते हैं तो उसमें भी।
लेकिन अब यूपीआई पर चार्जेस लगने लग जाएंगे तब क्या करेगा इंडिया? तो बाद में समझ में ये आया उस अफवाह के बाद कि एनपीसीआई ने ना ये चीज करी है, लेकिन करी है पीपीआई मर्चेंट के लिए। अब ये पीपीआई मर्चेंट क्या होता है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्या होता है मैं समझाता हूं। देखो, पेटीएम आप सभी ने यूज किया होगा। पेटीएम में आप दो तरीके से चीजों को यूज करते हो। एक तो होता है वॉलेट, पेटीएम वॉलेट में आप पैसा रखते हो और फिर उस पैसे को आप किसी को भेज के यूज करते हो। दूसरा होता है यूपीआई ट्रांजैक्शन। यूपीआई ट्रांजैक्शन में आपको इन कंपनीज के अकाउंट में पैसा नहीं रखना होता है, आपके बैंक अकाउंट से सीधे सामने वाले के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो प्रीपेड पेमेंट जो आपके इंस्ट्रूमेंट है, बेसिकली ये कहने का मतलब ये है कि फोन पे के वॉलेट में, पेटीएम के वॉलेट में आप जो पैसा रख रहे हो उससे आप जब ट्रांसफर करोगे 2000 से ज्यादा का, तो आपका वो पैसा लगेगा। तो दिस इज क्या? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, पीपीआईज। और इस पे लगने वाला है 1.1% का फ्रॉम अप्रैल 1 2023। तो जो नॉर्मल यूपीआई ट्रांजेक्शन आप करते हैं उस पर कोई पैसा नहीं लगेगा, ये वाली चीज है, ठीक है। चलो, एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। आई थिंक 2008 में आई थी, हाँ 2008 में इसको बनाया गया था। अब इसमें देखो ना, जिस तरीके से क्लैट क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में आ सकते हैं। ये दिख नहीं रहा होगा, विकिपीडिया पे डाल देना एनपीसीआई, आपको ये मिल जाएगा कि ये प्रोडक्ट किसके है। जैसे यूपीआई आप जानते हो, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी बताओ, कोई भी 5 सेकंड का गैप लेके सोचो, क्या है? किसी को पता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या बोलते हैं इसे? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये किसका प्रोडक्ट है? एनपीसीआई का ही प्रोडक्ट है, जो आप यूज करते हो। आप भीम को जानते होगे, एक भीम ऐप आती है, जैसे कि फोन पे से यूपीआई करते हैं या किसी और ऐप से करते हैं, ऐसी भीम से भी हम यूपीआई करते हैं, वो भी एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। तो विकिपीडिया पे जाना और एक बार पढ़ लेना कि भाई एनपीसीआई का प्रोडक्ट कौन कौन सा है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एनपीसीआई के इसमें से कौन से प्रोडक्ट नहीं है जो प्रोमिनेंट है, जैसे कि भीम है और आपका अभी मैंने आपको बताया यूपीआई है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन ओनर है एनपीसीआई का? तो आरबीआई है। कौन है? लिख देता हूं, नोट कर लेना। आरबीआई है प्लस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें देखूं कोई और है आपके जो बहुत ऐसे, डिजिटल रुपी, ठीक है, रुपे, आपने बहुत सारे कार्ड्स के ऊपर रुपे लिखा देखा होगा, ये भी एनपीसीआई का प्रोडक्ट है, ठीक है। भीम तो बता ही दिया है मैंने, दैट्स इट। बाकी और भी हैं, पढ़ना चाहना तो पढ़ लेना। अब कुछ फॉरेन न्यूज देख लेते हैं। यूएस साउथ कोरिया होल्ड एयर ड्रिल्स इन्वॉल्विंग B-52H स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। ये काम का नहीं है, काम का ये कि स्ट्रेटेजिक ये क्यों कर रहे हैं, ये जो ड्रिल कर रहे हैं। तो आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया जो है समय समय पे बहुत तंग करता है अगल बगल ये कंट्रीज को। रिसेंटली उसने यूएस के पास तक एक मिसाइल फायर कर दी थी, तो नॉर्थ कोरिया को डराने के लिए कि भाई तुम कल कुछ करोगे तो हम दोनों मिलकर तुम्हें दबा देंगे। जॉनसन एंड जॉनसन, हम सभी ने बचपन में ये क्रीम हम सभी के ऊपर लगाई गई होगी, बहुत समय से पुरानी, बहुत ही प्रोमिनेंट ये कंपनी थी। बच्चों के लिए तो इसको बिल्कुल भगवान की तरह लोग इसको पूजा करके यूज़ करते थे। पर बाद में ये चीज़ पता पड़ी थी कि जो इनका टेलीकॉम पाउडर था वो कैंसर कॉजेस कर सकता था, और उसको लेके सूट भी पड़ा हुआ था। $8.9 बिलियन के आसपास का सेटलमेंट अब इन्होंने ऑफर किया है। काफ़ी सारे केसेस थे, तो जॉनसन एंड जॉनसन ने भी इतने का सेटलमेंट ऑफर किया है। भाई इसको यूज मत करने देना घर में किसी को भी। एटलीस्ट 3 डेड एज यूक्रेन बाउंड कार्गो शिप, ठीक है। यूएस स्पीकर मीट्स ताइवान प्रेसिडेंट डिस्पाइट चाइनाज थ्रेट। आपको पता है ताइवान में क्या हो रहा है, आपको भी पता है यूएस में क्या हो रहा है, आपको भी पता है कि चाइना नहीं चाहता है कि यूएस ताइवान पास आए। चलो मुझे उस कंट्री का नाम बताओ रिसेंटली जिसने ताइवान से अपना सपोर्ट खींच लिया है और चाइना को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हुए ताइवान को रिकॉग्निशन खत्म कर दिया है। कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा है, कमेंट सेक्शन में जवाब चाहिए सबका, ठीक है। लास्ट आर्टिकल देखो, ये जागरूकता के लिए, कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं फिर से, थोड़ा ध्यान रखो, घूमो फिरो लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन रखते हुए, एंड बूस्टर डोज चाहो तो लगवा लेना, ठीक है। दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड इफ यू रियली वांट टू गेट एनी कोर्सेज ऑफ क्लैट पॉइंट, एक बार जाओ एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डेमो क्लास देखो, दैट्स इट। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। एंड इस सेशन की पीडीएफ्स एंड और भी हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर आपने सेशन नहीं लिया, अपडेट नहीं दिया। मैंने टेलीग्राम पे मंडे में डाल दिया था, इसीलिए कहता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पता अपडेट डाल दिया जाता है। बाय, टेक केयर।